हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एकलव्य ऑनलाइन क्लासेज में। और यहाँ अपन बात कर रहे थे चैप्टर एनएलएम के बारे में फ्रॉम क्लास 11th। और लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। और वहाँ आपने देखा था कि जो अप्लाइड फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आई मीन एफ इक्वल टू dp अपॉन dt। और वो अपन ने पढ़ लिया ना। आज अपन बात कर रहे हैं न्यूटन के नेक्स्ट नियम के बारे में, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन से थर्ड लॉ, इसी का एक और नाम रहेगा एक्शन रिएक्शन लॉ। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन बोल दो आप, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो नियम है दिस इज क्वाइट थ्योरेटिकल है ना। यहाँ पे इतना मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन देखो इसमें आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ। अच्छा ऑल राइट, देखो पहले इसका जो स्टेटमेंट वो लिखो आप। इट स्टेट दैट every action force has equal and opposite reaction force, equal and opposite reaction force। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कि हर एक्शन का रिएक्शन भी होगा और जो रिएक्शन होगा वो वैल्यू वाइज इक्वल रहेगा बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट रहेगा। जैसे अपन बात करें कि यदि आप मान लो कहीं आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे मान लो कि मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं किसी फोर्स से, मान लो पुश कर रहा हूं, तो इसी टाइम पर सेम इंस्टेंट के ऊपर जितने फोर्स से आपने इस बोर्ड को पुश किया है उतने ही फोर्स से बोर्ड भी आपके हाथ को पुश करेगा। तो जो आप पुश कर रहे हो बोर्ड को वो है एक्शन, और उसके अपोजिट में जो काम कर रहा है, जो बोर्ड ने वापस से फोर्स लगा दिया रिवर्ट में, उसका नाम क्या होगा? रिएक्शन। इट मींस कि व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट देन देयर विल बी एन एक्शन एंड देयर विल बी एन रिएक्शन ऑल्सो। ऑलराइट, जैसे मान लो अपन एक काम करें कि यहाँ पर एक ग्राउंड है ना, और ये मान लो एक ब्लॉक है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ग्राउंड जो है वो ब्लॉक के साथ में क्या है? कॉन्टेक्ट में है। जो ग्राउंड है वो ब्लॉक के साथ में क्या है? कॉन्टेक्ट में है। तो जितना फोर्स ये ब्लॉक जो है ग्राउंड पे लगाएगा उतना ही फोर्स ग्राउंड जो है ब्लॉक के ऊपर लगाएगा, उतना ही फोर्स ग्राउंड जो है ब्लॉक के ऊपर लगाएगा। तो मान लो कि इस ग्राउंड का जो फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर वो मान लो क्या एन है, मतलब कि इस एन फोर्स से ग्राउंड टेंडेंसी में है ब्लॉक को पुश करने की में। तो इसके रिवर्ट में क्या होगा कि ये ब्लॉक भी क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो एक और फोर्स यहां बनेगा, वो भी कितना होगा? आपका एन ही होगा, बट वो कहां लग रहा है? वो काम कर रहा है एट ग्राउंड। ठीक है, तो यहां पे देखो आपकी जितना एक्शन, देखो ये जो फोर्स है ना, जैसे मान लो कि मैं इसको बोलूं N1 है और ये मान लो क्या है? N2 है। इसको आप लिखो भले कि N1 जो है वो है फोर्स ऑफ ग्राउंड ऑन ब्लॉक एंड जो N2 है वो है फोर्स ऑफ ब्लॉक ऑन ग्राउंड। एंड इस नियम के अकॉर्डिंग N1 एंड N2 देखो आप क्या है? दोनों अपोजिट में तो है और इनका वैल्यू भी क्या होगा? बराबर होगा। सो N1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू N2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये यहां पे कहानी होती है। इट मींस कि व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट देन वहां पे एक फोर्स का पेयर बनेगा कि जितना फोर्स ये यहां पे लगाएगी उतना फोर्स ये भी इसके ऊपर लगा देगी। N1 और N2 दोनों इक्वल भी होंगे और अपोजिट भी होंगे। अब इस नियम को लेके बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, बहुत ज्यादा, कि सर यदि ऐसा हो रहा है तो हर बार बॉडी क्या होगी? रेस्ट के ऊपर होगी। तो क्यों? बिकॉज दोनों फोर्स क्या इक्वल भी है और अपोजिट भी है। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। और नेट फोर्स 0 हो गया तो हर बार बॉडी क्या होगी? आपकी रेस्ट के ऊपर होगी। बट ऐसा तो होता ही नहीं है। जैसे मान लो मैं किसी को मान लो पुश कर रहा हूं तो चलती है, मूव करती है। जबकि इस नियम के अकॉर्डिंग तो मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन भी होगा। हाँ, ये आपका डाउट सही है। देखो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये दोनों फोर्स जो है वो एक ही बॉडी पे काम नहीं कर रहे। N1 काम कर रहा है ब्लॉक के ऊपर और N2 काम कर रहा है ग्राउंड के ऊपर। तो यदि आपको ग्राउंड को स्टडी करना है तो N2 को आप ध्यान में दो आप, क्योंकि N1 तो ग्राउंड पे फोर्स काम नहीं कर रहा है, है ना, N1 तो इसके ऊपर काम कर रहा है। और यदि आपको ब्लॉक के बारे में पढ़ना है
यदि आपको ब्लॉक का मोशन स्टडी करना है तो उस टाइम पर आप जो ब्लॉक का फोर्स है N1 आप उस पर ध्यान देना आप, है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें कि नेट फोर्स जीरो सिस्टम का हो रखा है। यदि मैं ग्राउंड को और ब्लॉक को कंबाइनली एक सिस्टम मान लूं तो उस केस में नेट फोर्स अपना कितना आएगा, जीरो आएगा, नो डाउट। बट अकेले ब्लॉक की बात करूं तो अकेले ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो रखा, अकेले ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो नहीं है और ना ही अकेले ग्राउंड के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। यदि अपन दोनों को सिस्टम मान ले तो उस केस में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखें। तो यहां पे इसको उतार ले आप, है ना। और इसके कुछ एक आधे पॉइंट्स और है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो मैं आपको और लिखवा देता हूं इसके अंदर, ठीक है। इसको आप नोट कर ले एक बार ना। अच्छा, इसको आप यही लिख लो आप। पहला पॉइंट तो ये है, एक्शन एंड रिएक्शन डजंट एक्ट ऑन ए सिंगल बॉडी, ऑन ए सिंगल बॉडी। देखो यही तो बात मैं आपको बोलना चाह रहा था अभी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स है वो एक बॉडी पे काम नहीं कर रहे, है ना। एक्शन काम कर रहा है, यदि आप इसको एक्शन मान लेते हो तो ये बनेगा रिएक्शन, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप भले इसको एक्शन मान लो तो इसके बदले में ये बन जाएगा रिएक्शन। तो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है कि एक्शन रिएक्शन डजंट एक्ट ऑन ए सिंगल बॉडी, और इसीलिए नेट फोर्स किसी बॉडी का जीरो नहीं हो रखा, है ना। दोनों बॉडी का नेट फोर्स क्या जीरो नहीं है, ना तो इसका नेट फोर्स जीरो है और ना इसका भी नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि एक्शन इस पे काम कर रहा है तो रिएक्शन उसके नीचे ग्राउंड पे काम कर रहा है ना। तो ये आप नियम याद रखें, ठीक है ना। बाकी तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और तो क्या है, नहीं बस ये इतना ही काफी है ना, इतना ही इसमें ना। तो ये आपका हो गया थर्ड लॉ के बारे में, है ना। थ्योरेटिकली ये नियम ओनली इतना ही है, मैथमेटिकली इसका कोई फॉर्मेट भी नहीं है, बट ये नियम आगे अब क्वेश्चंस में आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा, है ना। जब अपन आगे पढ़ने वाले हैं बहुत सारे फोर्सेस, डिफरेंट टाइप के फोर्सेस, और बहुत सारे फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में बॉडी का मोशन कैसा होगा, तो उस टाइम पर ये नियम काफी आपकी हेल्प करेगा, है ना। जैसे मान लो एक बॉडी है, उसके ऊपर मान लो बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ना देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा फोर्स किस साइड काम कर रहा है, कितने फोर्स वहां पे जनरेट हो रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको हेल्प करेगी आगे के लेक्चर में, आगे के चैप्टर में ना। तो इसको आप नोट कर ले और इसको आप याद रखिए, है ना। ऑलराइट, चलो आगे देखो। इसमें आप आगे अपन पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो रहेगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम आपने पहले ही पढ़ रखा है। मोमेंटम होता है P इक्वल टू एम वी, एम मास है एंड वी इसकी वेलोसिटी है। आज अपन उसी से रिलेटेड कुछ अलग पढ़ रहे हैं अपन, और वो चीज रहेगी आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो होगा लीनियर, एक होगा एंगुलर। एंगुलर आपके आगे आएगा, अभी अपन बात कर रहे हैं लीनियर के बारे में, है ना। हालांकि इसको आगे ओनली मैं मोमेंटम बोलूंगा, बट समझ जाना आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपका नया हेडिंग का नाम रहेगा। ऑलराइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक मिनट ना, थोड़ा ब्लरिंग कर रहा है, अब ठीक है। अच्छा, अब पहली बात तो यहां पे दो टर्म आ रही है, एक तो यहां पर है मोमेंटम जो आपने पहले स्टडी कर रखा है ना, और एक यहां पे आ रहा है कंजर्वेशन। इसका मतलब होता है कि कांस्टेंट रहना या वो चीज सेम रहना, जितनी पहले होगी उतनी क्या होगी, बाद में भी होगी। इस वाले वर्ड से आप काफी बार आप इसको फेस करने वाले हो फिजिक्स के अंदर। इसका मतलब रहेगा कोई चीज का कांस्टेंट रहना, मतलब कि जितना किसी एक्शन के पहले होगा उतना ही एक्शन के बाद में भी होगा। तो कब मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, सवाल ये आता है कि कब मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, वो अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। मतलब कि सेम रहेगा। तो पहले आप इसमें लिखो कि इट स्टेट दैट if external force of a system is zero, then momentum will be conserved. Momentum will be conserved or constant. Momentum will be conserved or constant.
ये इसका स्टेटमेंट है, अभी मैं बता रहा हूं आपको, अभी मैं इसको ना एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि ये कैसे मैंने आपको लिखवाया, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। देखो यहां लिखा हुआ है कि इफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अ सिस्टम इज जीरो इन दैट केस मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड और कांस्टेंट। तो पहली बात तो यदि किसी सिस्टम के ऊपर, अब यहाँ पे एक और नया वर्ड आ गया कि सर सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम का मतलब होता है ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज, कि एक ऐसा कलेक्शन, जैसे मान लो ये रूम है अपना, है ना, जहां मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये रूम मान लो आप, तो ये रूम क्या सिस्टम है एक, क्योंकि इस रूम के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, कि यहाँ पे डस्टर भी है, बुक्स भी है, टीवी भी है ना, बोर्ड भी है, स्टैंड भी है, तो इस रूम को अपन क्या मान सकते हैं, एक सिस्टम, है ना। तो सिस्टम का मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ बॉडीज, कलेक्शन ऑफ बॉडीज। अब देखो वापस से आप कि यदि किसी सिस्टम का जो नेट फोर्स है, या बेटर रहेगा नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तब उस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा और सेम रहेगा। तो अब पहले सवाल यह आता है कि सर कब नेट फोर्स जीरो होगा और कब नहीं होगा, तो इसके लिए आपको उसको समझना पड़ेगा एक बार, है ना। जैसे मान लो, अच्छा ये आपको क्यों लिखवाया, कैसे लिखवाया, तो देखिए एक बार के लिए आपने पढ़ रखा है कि F इक्वल टू होता है dp अपॉन dt, है ना। इसका ये रिजल्ट कहां से आया, उसके लिए यही इक्वेशन काम का रहेगा आपके लिए, dp अपॉन dt। अब देखो यहां बात कर रहे हैं अपन सिस्टम के बारे में, तो आप एक काम करो कि जो मोमेंटम है वो किसका ले लो आप, सिस्टम का, पूरे का मिला के, है ना। और यहां भी क्या आएगा, फिर सिस्टम आएगा, है ना। ऑलराइट, सिस्टम में एक बॉडी भी हो सकती है, मान लो एक सिंगल बॉडी है, सिंगल ऑब्जेक्ट ही है, तो वो भी एक सिस्टम माना जाएगा। अब देखो कि यदि नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो मैं एक यहां पे कंडीशन डाल दूं कि इफ एफ सिस्टम क्या है अपना, जीरो है, सिस्टम का फोर्स क्या है आपका, जीरो है, तो उसको आप यहां रखो एक बार के लिए, तो ये आपका आ जाएगा जीरो इक्वल टू dp अपॉन dt, dp अपॉन dt, और यहां से एक रिजल्ट बाहर आएगा। आप पहले इसको देखो एक बार के लिए, dp अपॉन dt जीरो है। अब मुझे आप पहले ये बताओ कि कैसी क्वांटिटीज का या किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो आपका आंसर रहेगा कि सर एक कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। आपको याद होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है, तो इट मींस कि जो p है वो अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि वो सेम रहेगा। यदि आपको यहां से नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे कर लो, आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, dp इक्वल टू कितना आ गया आपका, जीरो आ गया, और dp क्या है, मोमेंटम में चेंज है, और चेंज क्या होता है, pf माइनस p इनिशियल, dp है वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, और चेंज को अपन क्या लिखेंगे, उस मोमेंटम का फाइनल वैल्यू माइनस उस मोमेंटम का इनिशियल वैल्यू, एंड दिस बिकेम इक्वल टू जीरो। सो pf इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, pi। और अब इसको देखो आप एक बार के लिए कि यदि नेट फोर्स जीरो हो रहा है, यदि नेट फोर्स जीरो है, तो अपना रिजल्ट क्या आ रहा है कि मोमेंटम क्या है अपना, बराबर है, जितना पहले होगा उतना ही कुछ देर बाद में भी होगा, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। बेटर रहेगा इसको आप लिखो P इनिशियल वेक्टर इक्वल टू P फाइनल वेक्टर, कि सिस्टम का जितना मोमेंटम पहले होगा उतना ही क्या होगा, बाद में भी होगा। अभी इस इक्वेशन को यूज करना आपको मैं सिखाऊंगा कि ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपन इसको ना। अभी आप ओनली इतना सीख ले कि P इनिशियल इक्वल टू क्या आ गया आपका, P फाइनल, है ना। ये बात जो भी अपन कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं अपन, सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स जो है नेट वो किसका जीरो हो रखा है, सिस्टम का, तो मोमेंटम भी किसका सेम आएगा, सिस्टम का। तो यदि किसी सिस्टम के ऊपर, यदि आप इतना पहचान पा रहे हो, आप इतना समझ पा रहे हो कि यदि किसी सिस्टम का नेट फोर्स जीरो है, तो उस टाइम पर, उस केस में उस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा हर बार या कांस्टेंट रहेगा। इसको आप नोट कर ले स्टेटमेंट को, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप नोट करें। और अब इसके जो क्वेश्चंस है ना, वैरायटी जो है क्वेश्चंस की, वो अपन देखने वाले हैं, है ना। ऑलराइट, चलो भाई इसको नोट कर लेना अपना, पी एफ वैक्टर इक्वल टू पी आई वैक्टर, सिस्टम का जितना मोमेंटम इनिशियल टाइम पे होगा उतना ही सिस्टम का मोमेंटम फाइनल टाइम पे हो जाएगा। इसको नोट कर ले, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ऑलराइट, अभी देखो, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है ना आपके एग्जाम में आते हैं,
है ना। और उनको अपन कैसे करेंगे सोचना आप इनको ना। देखो पहला काम करते हैं अपन कि कुछ 3-4 एक्शंस है या 3-4 वैरायटी के क्वेश्चंस जो है ना, जो फिक्स सवाल होते हैं इनके इसके ना रिगार्डिंग, कि जैसे एक तो कोलिजन है ना। पहला अपन पढ़ रहे हैं इन कोलिजन कि कोलिजन में क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, हमेशा 0 होता है। भले कोलिजन कैसी भी हो, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, हर टाइप की कोलिजन में सिस्टम का नेट फोर्स क्या होगा, हमेशा 0 होगा। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू वहां पे कितना आएगा, 0 आएगा। और यदि कोलिजन के हर एक क्वेश्चन में यदि नेट फोर्स 0 हो रखा है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो कोलिजन के किसी भी क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना है तो उसकी अप्रोच क्या रहेगी, मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि मोमेंटम है ना, कोलिजन में नेट फोर्स 0 क्यों होता है। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट है, एक मान लो यहां पर है और एक मान लो यहां पर है ना। और ये ऑब्जेक्ट मान लो इधर मूव कर रहा है और ये मान लो इस साइड मूव कर रहा है ना। अब देखो एक ही लाइन पे मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे कोलिजन होगा। अच्छा मान लो कि कोलिजन यहां हो गया, कि ये मान लो बॉडी यहां से यहां आ गई और ये बॉडी मान लो आगे यहां से यहां आ गई और यहां पे कांटेक्ट हुआ, मतलब कि यहां पे कोलिजन हुआ। अब सोचना कि कोलिजन में क्या हुआ, कि जितना फोर्स इस बॉडी ने इसका नाम आप ए दे दो, आप इसको नाम आप बी दे दो आप, तो जितना फोर्स बॉडी ए ने बी के ऊपर लगाया होगा, मान लो कि ये फोर्स है आपका ऐसे, है ना, ये फोर्स है ए, ये बी है ना, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एफ बी ए। तो इस वाली बॉडी का जो फोर्स है इस बॉडी के ऊपर वो इस साइड काम करेगा। और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, आज ही अपन ने बात की है बेटा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, यदि इसने इसके ऊपर एफ बी ए फोर्स लगाया है तो इस बॉडी ने भी उस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाया होगा और वो होगा एफ ए बी। और ये एक्शन है तो ये इसका रिएक्शन है, कि जितना फोर्स इस बॉडी ने इसके ऊपर एक्सर्ट किया है उतना ही फोर्स ये बॉडी इस वाली फर्स्ट बॉडी के ऊपर एक्सर्ट करेगी। अब दोनों फोर्स इक्वल भी है और दोनों क्या है, अपोजिट भी है। अब यदि मैं इस दोनों सिस्टम को एक सिस्टम, दोनों बॉडीज को एक सिस्टम मान लूं, ये मान लो एक पूरा सिस्टम है, तो अब बताओ कि सिस्टम का नेट फोर्स क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों इक्वल भी है और अपोजिट भी है। अकेली बॉडी का नेट फोर्स 0 नहीं है, इस अकेले के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है ये, तो नेट कहां 0 हो जाएगा, इस अकेले के ऊपर भी एक फोर्स काम कर रहे हैं, है ना। बट यदि अपन दोनों को एक सिस्टम मान ले, यदि अपन दोनों को एक सिस्टम मान ले, मान लो कि सिस्टम है, तो अब देख पा रहे हो आप कि अब नेट फोर्स क्या आएगा, दोनों का मिला के 0 आएगा। और यदि यहां पर नेट फोर्स 0 हो गया, हो रहा है यहां, तो यहां पे 0 आ गया, इट इंप्लाइज दैट मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ये इसका आ गया थ्योरेटिकल पार्ट, कि कोलिजन के हर एक क्वेश्चन में सेम कहानी रिपीट होगी बेटा बार बार, कि हर बार नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा एंड हैंस मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो आज के बाद में पूरी लाइफ में, है ना, हमेशा जब तक फिजिक्स है ना तब तक हमेशा कोलिजन के क्वेश्चन में मोमेंटम आपको कंजर्व्ड करना है, कांस्टेंट करना है, उसी से आपके क्वेश्चंस के आंसर आएंगे, है ना। तो पहला जो केस पढ़ रहे हैं अपन कि कोलिजन में मोमेंटम क्या रहता है, अपना कंजर्व्ड रहता है ना। ऑलराइट, अब देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास में, क्वेश्चन ये है कि मान लो कि यहां पर एक बॉडी है 4 kg की। अब ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको ना, कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और ये मान लो एक बॉडी है अगेन 2 kg की, है ना। ऑलराइट, और इस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो मान लो कि है 2 मीटर पर सेकेंड इस साइड में, और इस बॉडी का जो वेलोसिटी है ना, वो मान लो है 3 मीटर, है ना, 3 मीटर पर सेकेंड। ये लो, अब इसको मैं नाम दे दूं कि नाम इसका ए मान लो आप, इसका नाम बी मान लो आप। और मान लो कि इनमें कोलिजन हुआ, यहां मान लो कोलिजन हो गया, कि 2 लाइन जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोलिजन को। तो कोलिजन होने के बाद में जो मास ए है, पहला मास है ए मास, वो इसी साइड मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको बताना मुझे इसमें यह है कि जो मास बी है
वो कितनी स्पीड से और किस साइड मूव करेगा, ये क्वेश्चन है। दो बॉडीज है मेरे पास में, है ना, इंडिपेंडेंट, और दोनों बॉडीज के ऊपर, एक मिनट ना, हाँ, दो बॉडीज है, दोनों बॉडी एक दूसरे के सामने आ रही है। ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है और ये इसके अपोजिट में 3 मीटर पर सेकंड से आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पे कोलिजन होगा। एंड आफ्टर कोलिजन क्या केस बनता है यहाँ पर कि बॉडी ए तो इधर ही मूव कर रही है ना, ऐसा हो सकता है, और उसकी स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड है आफ्टर कोलिजन। ये कोलिजन यहाँ पे हो गया। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है बेटा इसमें कि जो मास बी है वो कितनी स्पीड से और किस साइड मूव कर रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब पहली बात तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यू कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिकॉज इन एवरी कोलिजन नेट फोर्स विल बी 0, हेंस मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो एक क्वेश्चन मैं करता हूं आपके सामने ना, कि जितना मोमेंटम सिस्टम का पहले होगा, सिस्टम का, क्योंकि नेट फोर्स भी जो 0 हुआ था वो किसका हुआ था, सिस्टम का हुआ था, तो मोमेंटम भी किसका कंजर्व्ड रहेगा, सिस्टम का। तो जितना मोमेंटम पहले होगा, इनिशियल टाइम पे होगा, उतना ही क्या होगा, फाइनल टाइम पे होगा। अब देखो इनिशियल फाइनल किसके रेस्पेक्ट में, तो ये होगा कोलिजन के रेस्पेक्ट में, कि कोलिजन होने के पहले जो मोमेंटम है उसको अपन क्या बोलेंगे, पी इनिशियल, और कोलिजन होने के बाद में जो मोमेंटम है उसका नाम क्या होगा, पी फाइनल। तो यहां पे जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। अब देखो सिस्टम में दो बॉडीज अपने पास में, तो इसको आप दोबारा लिखो, पी ए प्लस पी बी, दोनों का मिला के मोमेंटम इनिशियल टाइम पे इक्वल में क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी, दोनों का मिला के मोमेंटम बाद में, कोलिजन के बाद में। अब आप जेंटली इन सब की वैल्यूज पुट करो, आराम आराम से इनकी आप वैल्यूज को पुट करते जाओ, आपके आंसर आते जाएंगे फटाफट से ना। पहले आप लिखो कि इनिशियल टाइम पे, यदि मुझे पहले ये लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, फिर बाद में मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की पूरी कहानी कहां से मालूम पड़ेगी आपको, कोलिजन के पहले से, इस साइड से, और ये बाद में यहां से। पी ए है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए इनिशियल टाइम पर, तो इनिशियल टाइम पे पार्टिकल ए ये रहा, मोमेंटम लिखो इसका। मोमेंटम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है किसी मास के लिए वो क्या होता है, एम वी। बताओ कितना आएगा, m इंटू वी, 4 इंटू 2 कितना आएगा, 8। बट देखो यहाँ पे वेक्टरली काम करना पड़ेगा आपको, बिकॉज मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टरली आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो m इंटू वी किया तो 8 आ गया, बट ये किस साइड मूव कर रहा है, x की ओर, तो यहाँ पे आएगा 8i क्यूब, बेटर रहेगा, है ना। वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसकी डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, 8, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, i क्यूब। अब पी बी लिखो आप इनिशियल टाइम पर, कोलिजन के पहले। देखो m इंटू वी फिर से करो आप, m इंटू वी तो कितना आएगा, 6 आएगा, बट ये क्या है आपके x के उल्टा काम कर रहा है, तो ये आपका आएगा माइनस का 6i क्यूब। ये आपका आ गया p इनिशियल नेट। अब आप लिखो p फाइनल के बारे में, दोनों का मिला के। अब फाइनल की बात कर रहा हूं तो आप यहां आ जाओ कोलिजन के बाद में। देखो पहले अपन बात करते हैं कि कोलिजन के बाद में पार्टिकल ए का मोमेंटम कितना है। अच्छा, मास तो सेम रहने वाला है, तो ये मास 4 kg था और ये मास आपका 2 kg था। बताओ कितना आएगा, 4 इंटू 1 तो ये आएगा 4i क्यूब। और ये देखो आप, अब बेटा यहां पर एक बात का आप ध्यान रखना कि अभी आपको ये पता नहीं है कि ये बॉडी किस साइड मूव करेगी, तो अभी इसके ऊपर आई केप या जे केप लगाना सही नहीं रहेगा, है ना। जब तक आपको मालूम नहीं पड़ता है कि ये किस साइड मूव कर रहा है, तो आप इसको वी वेक्टर मान लो, है ना। इसको आप वी वेक्टर ही मान लो, जो भी डायरेक्शन होगी वो लास्ट में एट द एंड निकल के बाहर आ जाएगी। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी, m इसका मास 2 है और v को अपने v मान लिया, तो ये आएगा 2v वेक्टर। यहां पर आप आई केप नहीं ला सकते आप, क्योंकि अभी अपन श्योर नहीं है कि ये किस साइड मूव कर रही है, तो इसको आप एक वेक्टर ही मान लो, v वेक्टर। इसको आप आगे फर्दर सोल्व करें तो ये आएगा 2i केप इक्वल में 4i प्लस 2v। अच्छा, तो 2v कितना आ गया, 2v आपका आ जाएगा माइनस का 2i केप, तो v वेक्टर कितना आ गया, वो आ जाएगा माइनस का 1 इंटू आई केप। और अब देखो इसको देखो आप ध्यान से कि जो आपने अज्यूम किया था v, वो कितना आ गया, माइनस का 1 आई केप।
इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड है, और ये किस साइड मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है माइनस आई की ओर। इसको आप ऐसे लिखो, आप 1 इंटू माइनस आई की। अब देखो आप इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, 1 आ गया, और डायरेक्शन क्या आ गई इसकी, नेगेटिव एक्स की ओर। मतलब कि ब्लॉक बी जो है उसकी स्पीड तो 1 मीटर पर सेकेंड है, और वो इधर ही मूव करेगा, वो इधर ही मूव करेगा, है ना। तो ये इसका आंसर रहेगा। हालांकि एक क्वेश्चन की जो डाटा है वो मैंने खुद ने अज्यूम किए थे मन से, बट कभी भी यदि आपको कोलिजन का क्वेश्चन सोल्व करना हो तो इसका प्रोसेस ही रहेगा, है ना। ऑलराइट, तो आज अपन ने बात कर ली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, है ना। इसमें अभी कुछ बाकी और रह गया। जैसे एक केस आपने ये पढ़ लिया कि कोलिजन के टाइम पे मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ऐसे एक आधे केस और भी है कि उस टाइम पे मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो वो आपको मैं कल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में ना। इसको पढ़ के आना, यदि आपको डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ओके, ऑलराइट, बाय।